हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की रिसर्च बुक का रिसर्च पोर्शन कंप्लीट करके हमने स्टैटिक्स का पोर्शन जो है शुरू कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 1 जिसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का नाम था स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 2 का नाम है डाटा। तो डाटा के बारे में आपको पता ही है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रिसर्च के बाद जब आपके पास आती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप लेकर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। द कलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इधर न्यूमेरिकल और अदरवाइज इज कॉल्ड डाटा। किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करके रखना, रिपोर्ट करके रखना, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है या फिर किसी और फॉर्म में हो, तो उसको हम बोलते हैं डाटा। डाटा नीड्स प्रोसेसिंग बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है जब उसको एनालाइज करने के लिए, मतलब एनालिसिस के लिए उसको पहले आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑन गैदरिंग ऑफ डाटा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहीं पे कोई स्टैट्स आपको यूज़ करना है, तो उससे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आता है सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आप डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट करेंगे, या तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या सर्वे करेंगे या रिकॉर्ड से कहीं से डाटा लेकर आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरीज ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी और इन हॉस्पिटल वार्ड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो ये तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे, कोई भी रिसर्च अपने ड्रग पे करेंगे या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं, उससे जो डाटा निकल कर आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप सर्वे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्वे करा आपने, कोई डिसीज़ के बारे में कोई सर्वे करा, या फिर कोई आपने पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे करा, या फिर किसी चीज़ के लिए भी अगर आप सर्वे कर रहे हैं, लोगों का ओपिनियन पूछ रहे हैं घर जा जाके, या फिर वैसे ही एक पॉपुलेशन से आप उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं बाई मेल क्वेश्चन या फ़ोन से, तो डैट इज़ कॉल्ड सर्वे। सर्वे के बारे में हम पहले रिसर्च में पढ़ चुके हैं। तो उससे जो डाटा आएगा वो भी हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, मतलब वो भी डाटा कलेक्ट करने की टेक्निक है। फिर इसमें देखिए रिकॉर्ड्स, थर्ड जो है रिकॉर्ड्स, मतलब कोई भी आपको हॉस्पिटल रजिस्टर में आपको कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, या फिर आपको नेशनल लेवल पे कोई रिकॉर्ड दिया गया है, या फिर किसी भी ड्रग के ऊपर कोई रिकॉर्ड आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे नेशनल लेवल पे वाइटल स्टैटिक्स, आपको बर्थ, डेट, डेथ, मैरिज एंड फॉर इलनेस इन हॉस्पिटल, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये भी हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा टेक्निक है। फिर आता है सेंसस। सेंसस है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल एंड सोशल डाटा परटेनिंग। मतलब अगर आप डेमोग्राफिकली कोई डाटा, जैसे बर्थ हो गया, वही आपका पूरा कि मैरिज वगैरह का सारा डाटा आपको, या फिर इकोनॉमिकल या फिर सोशल डाटा अगर आपको चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब अगर आप अर्थव्यवस्था के लिए कोई सेंस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारा सेंसस में आ जाता है। सेंसस मतलब ये होता है कि जनगणना टाइप जो होता है वो सेंसस होता है। देखिए जैसे द फर्स्ट सेंसस वर डन इन 1872 एंड एवरी 10 ईयर्स इट इज़ रिपीटेड। तो जनगणना जो है हमारा सेंसस में आ जाता है कि आप उसमें पूरा जो है एक फैमिली का, पूरे फिर एक पूरे विलेज का, फिर डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो है डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। ऐसे पूरा नेशन का डाटा आपके पास होता है, दैट इज सेंसस। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, मान लीजिए कहीं पे वाइटल इवेंट्स रजिस्टर हैं, तो वहाँ से भी आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बर्थ का रजिस्ट्रेशन हुआ, डेथ का हुआ, मैरिज का हुआ, तो ये सारे जो है मैंडेटरी हैं हमारे लॉ में। तो इनका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहाँ से भी आप जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इन्यूमरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय नॉमिनेटर। मतलब बर्थ और डेथ का दोनों का एक साथ डाटा अगर कहीं से आपको मिलता है, कोई रख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब दोनों का रिकॉर्ड रखना कि बर्थ इतनी हो रही है और डेथ भी इस दिन इतनी हो रही है, दैट इज सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम। फिर आता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल से अगर आपको कोई डाटा मिलता है, दैट इज हॉस्पिटल रिकॉर्ड। रिसर्च फाइंडिंग, अगर हॉस्पिटल में कोई रिसर्च हो रही है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन में रिसर्च हो रही है, वो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो डैट इज़ रिसर्च फाइंडिंग। तो इस तरीके से आपके ये जो है डाटा जो आपके कलेक्शन के मेथड है कि आप यहाँ इस जगह से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब आप क्लासीफाई कैसे करेंगे डाटा को। द फर्स्ट स्टेप इन द एनालिसिस ऑफ डाटा इज टू क्लासीफाई इट। कलेक्शन हो चुका है, अब आपका एनालिसिस शुरू होगा। तो एनालिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज क्लासिफिकेशन। आप जो अपने डाटा को क्लासीफाई कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको बहुत सारा डाटा मिल गया, तो उसको अलग अलग आपको जो क्लासीफाई करना पड़ेगा कि ये इस टाइप का है, ये दूसरे टाइप का डाटा है, ये तीसरे टाइप का डाटा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में है ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल मतलब अगर आप डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। मान लीजिए ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस या तो आप 2 सिटी में डाटा आपने कलेक्ट करा, तो दोनों सिटीज़ का डाटा को अलग अलग रखना, दैट इज ज्योग्राफिकल
क्लासिफिकेशन की, आपने जगह के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि आप टाइम के हिसाब से अगर आपका डाटा को अलग अलग रखने हैं, कि मान लीजिए 1990 के डाटा को अलग रखा, फिर 1991 के अलग रखा, 1992 को अलग रखा, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि आपने उसको पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टाइम के लिए उसको जिस टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व करा गया था उस रिसर्च को, उसको डाटा को आपने अलग कर दिया। फिर आता है क्वालिटेटिव डाटा, जहाँ पे आप क्वालिटी देखते हैं, जैसे सेक्स हो गया, लिटरेसी हो गई, रिलीजन हो गया, इस तरीके का अगर डाटा आपको मिलता है तो हो जाएगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब उसको अलग रख देना, दैट इज़ क्वालिटेटिव। फिर आता है क्वांटिटेटिव, जैसे क्वांटिटेटिव मतलब हाइट, वेट, टेम्परेचर, जो क्वांटिटी में लिखी जाती है जो चीज़, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 261, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी दैट इज़ डायरेक्ट और सेकेंडरी इज़ इनडायरेक्ट। प्राइमरी के भी दो पार्ट बताए इन्होंने, क्वालिटेटिव या फिर डिस्क्रीट, फिर क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन प्राइमरी डाटा या फिर डायरेक्ट डाटा पे। कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और बाय हिज सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आप किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से जैसे आप जो है डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन, की आप अपने पेशेंट से डायरेक्ट टच में हैं और तब आप उसका डाटा को नोट कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी या डायरेक्ट डाटा। ये हमारा 3 टाइप का होता है, मतलब 3 मेथड से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाय डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आप पर्सनली किसी को ऑब्जर्व करें तब डाटा लिखें। बाय सेंडिंग इन्यूमरेटर्स विद क्वेश्चनरीज, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चनरी पूछ कर मेल के द्वारा या फ़ोन पे ऐसे करके क्वेश्चंस भी पूछ के फिर उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाय पोस्टल क्वेश्चनरी मेथड, पोस्टल क्वेश्चनरी मेथड, पोस्ट कर दिया आपने अपने क्वेश्चनरी को, कि आपके क्वेश्चन आपने एक परफॉर्मा बना के उसको पोस्ट कर दिया, फिर या फिर मेल के द्वारा उसे भेज दिया, वो होता है हमारा पोस्टल क्वेश्चनरी। मतलब आप पूछ तो उससे डायरेक्ट ही रहे हैं, आप किसी और के डाटा को यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो है अपना डाटा खुद बनाना चाहते हैं, इसलिए आप जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट के। फिर आता है सेकेंडरी और इनडायरेक्ट डाटा। If the data collected by one person or agency for one study are utilized by another person or agency for the another study, मान लीजिए किसी ने डाटा आप कलेक्ट करा लेकिन वो दूसरा पर्सन अगर यूज़ कर रहा है, कोई और एजेंसी उसे यूज़ कर रही है, तो उसके लिए वो जाता है सेकेंडरी और इनडायरेक्ट डाटा। इसमें आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। प्राइमरी डाटा का ही पार्ट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में देखिए, इट इज़ अ सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड कैन वेरी बिटवीन ऑब्जर्वर्स। अब क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, अब सब जो है अपना अपना अलग बता सकते हैं। क्वालिटी मान लीजिए पेन कोई क्वालिटी हो गई, तो हम किसी अगर पेशेंट से पेन के बारे में पूछेंगे तो हर पेशेंट अपना पेन का जो आंसर अलग बताएगा, कि मुझे इतना पेन है, या फिर मुझे चुभने जैसा पेन होता है, या फिर मुझे भड़काने मतलब भड़काव वाला पेन होता है, भड़कता है, तो फिर वो जो है वो हमारा क्वालिटेटिव या फिर क्वालिटी में आ जाता है। तो वो ऑब्जर्वर का वेरी कर सकता है। इन क्वालिटेटिव डाटा देर इज़ नो नोशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कोई मेजरमेंट यूज़ नहीं होता, कोई न्यूमेरिक्स चीज़ नहीं यूज़ होती, एंड पोजेस ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ नंबर ऑफ पर्सन नॉट कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, कि आपने कितने लोगों से पूछा डाटा। इफ़ द क्वालिटेटिव डाटा इज मेजर्ड थ्रू नेमिंग द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ नॉमिनल डाटा। अगर आपने मान लीजिए नॉमिनल डाटा किसको कहेंगे, मान लीजिए आप पेन को प्रेजेंट एब्सेंट पूछ रहे हैं, या फिर डिसीज़ को क्योर्ड और नॉट क्योर्ड, इन दोनों में से एक अगर होगा, जैसे पेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बस इतना, डिसीज़ क्योर हो गया या नहीं हुआ, सिर्फ इतना, तो ये हो जाएगा नॉमिनल, मतलब आपने सिर्फ दो ही चीज़ पूछी है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डाटा। इसके बाद देखिए पेज 262 पे, एंड द क्वालिटेटिव डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन सम इंट्रिंसिक ऑर्डर ओनली, सच डाटा इज कॉल्ड ऑर्डिनल डाटा एंड द स्केल ऑफ मेजर इज ऑर्डिनल स्केल। अब देखिए अगर आप पेन को माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर या फिर सिवियर, मॉडरेट, माइल्ड ऐसे करके पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल डाटा। या फिर इनकम को पुअर, मिडल और हाई, या फिर वाइस वर्सा, मतलब हाई, मिडल या पुअर ऐसे करके पूछ रहे हैं तो वो भी हो जाता है हमारा ऑर्डिनल डाटा। तो मतलब एक मोटी चीज़ ये है कि नॉमिनल में जो हो जाएगा हमारा एब्सेंट और प्रेजेंट, मतलब दो ही आप ऑप्शन देंगे, या तो है या फिर नहीं है। और ऑर्डिनल डाटा में आप क्या देंगे, उसको ज़्यादा ऑप्शन दे सकते हैं, या तो है या फिर नहीं है या फिर थोड़ा है, तो दैट इज़ ऑर्डिनल डाटा। क्वालिटेटिव डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेगरिकल डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा का एक और नाम है जिसको हम कैटेगरिकल डाटा बोलते हैं। इसके बाद है द रिजल्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज और रेट। तो याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव डाटा के रिजल्ट हमेशा रेशियो में, प्रपोर्शन में, परसेंटेज में या फिर रेट में हम नोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर द स्टैटिस्टिकल मेथड कॉमनली एम्प्लॉयड इन एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा के लिए जो हम स्टैटिक्स या टेस्ट यूज़ करेंगे वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा इज डिफाइंड एज द डाटा इज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस और सम टेक्निक। अब जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या किसी भी टेक्निक से अगर आप किसी चीज़ को मेजर करके लेकर आ रहे हैं, उसका डाटा ला रहे हैं, तो वो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। इसको हम न्यूमेरिकल डाटा भी बोलते हैं। It is also called as continuous data as each individual has one measurement from continuous spectrum or range such as temperature 35 to 42 और height 150 to 180। इसको continuous data भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीज़ है वो कंटिन्यू है। जैसे अगर टेम्परेचर आपने नोट करा है तो किसी का 35, 36, 37 ऐसे, और हाइट जो है 150 से लेके 180 तक या फिर उससे भी ज़्यादा, इस तरीके कंटिन्यू डाटा आपको मिलता है। फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिकल मेथड जो एम्प्लॉय होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, वो है मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा, मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करता है। In quantitative data that can be expressed only in whole number is called discrete data। अब होल नंबर जहाँ पर होंगे, मतलब जहाँ पर कोई भी दशमलव या डेसिमल ना लगा हो, तो वो होता है हमारा डिस्क्रीट डाटा। जैसे पल्स रेट कभी भी आपको पॉइंट्स में नहीं मिलती, 72, 73, 74, 76 ऐसे मिलती है। कभी भी आपको 72.5, 72.6 ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ़ आरबीसीज आपको होल नंबर मिलता है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन क्लास आपको होल नंबर मिलता है। कभी भी ऐसे नहीं मिलता है कि 7.5 लड़के क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही मिलता है कि 10 लड़के पढ़ रहे हैं या फिर 7 लड़के पढ़ रहे हैं, तो वो होता है हमारा होल नंबर। तो अगर आपको डेसिमल्स में कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस। द क्वांटिटेटिव डाटा कैन टेक इन्यूमरेबल वैल्यूज ईदर होल नंबर और फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा में आपको दशमलव भी मिल सकते हैं और होल नंबर भी मिल सकता है, मतलब डेसिमल्स में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है। जैसे हाइट किसी की हो गई पॉइंट्स में भी हो सकती है, जैसे 5.2 हो गई, 5.7 हो गई, 6.1 हो गई। वेट आपको पॉइंट्स में मिल सकता है कि कोई मतलब 62.5 kg का है, कोई 60 kg का है, ठीक है। टेम्परेचर्स भी पॉइंट्स में मिल सकता है, तो वो गया हमारा फ्रैक्शंस में भी मिलता है और होल नंबर में भी मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। द क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी मेजर्ड ईदर इन इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो इंटरवल स्केल में भी मेजर कर सकते हैं और रेशियो स्केल में भी मेजर कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। द इंटरवल स्केल आर यूज टू मेजर द वेरिएबल्स दैट आर हैविंग इक्वल साइज इंटरवल्स बट एन आर्बिट्ररी 0 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों साइड में जा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ग्राफ बना रहे हैं और एक तरफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, तो आप पॉजिटिव की तरफ भी जा सकते हैं 0 से, और आप 0 से नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए नीचे मैंने छोटा सा ग्राफ भी बनाया हुआ है इसमें। तो जैसे आपने टेम्परेचर करा, ठीक है, तो टेम्परेचर आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है और टेम्परेचर आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, मतलब 0 से नीचे भी टेम्परेचर होता है और 0 से ऊपर भी टेम्परेचर होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल स्केल। फिर आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल आर यूज टू मेजर द वेरिएबल्स दैट आर हैविंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज एंड अ ट्रू 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आर्बिट्ररी 0 जो होता है वो इंटरवल स्केल में होता है, ये याद रखिए, और ट्रू 0 पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा रेशियो स्केल में। अब किसी की भी हाइट नेगेटिव में नहीं जा सकती। एग्जाम्पल देखिए, किसी का वेट नेगेटिव में नहीं जा सकता। हर किसी चीज़ की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा रही है तो वो ट्रू 0 पॉइंट है, मतलब उसके पास कि 0 से नीचे आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ट्रू आपके पास 0 जो है वो ट्रू है, उसके नीचे कुछ नहीं आना। तो वो होता है हमारा रेशियो स्केल। और इसका जो इंटरवल साइज़ है वो कांस्टेंट रहता है रेशियो स्केल में। और जो है हमारा इंटरवल स्केल में क्या होता है, हमारा इक्वल इंटरवल्स होते हैं वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। इसके बाद देखिए, हम ये ऊपर वाला जो फ्लो चार्ट है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर डाटा ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ऐसे 2 टाइप का इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें देखिए ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, प्रेजेंटेड इन ग्रुप, एग्जांपल हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ 10 मैन इन अ कैन बी प्रेजेंटेड एज दिस। ग्रुप डाटा मतलब ग्रुप, जैसे 3 मैन, जो जिसमें एग्जांपल दे रखा है, 3 लोगों का 13.2 है, 4 लोगों का 13.9 है, मतलब ग्रुप में अगर आप कोई डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब लोगों का अलग अलग, इंडिविजुअली अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ अनग्रुप डाटा। जैसे पहले इंसान का 12 ग्राम हो गया, दूसरे का 12.9 हो गया, तीसरे का 13.1 हो गया, मतलब सबका अलग अलग हीमोग्लोबिन बताना या फिर अलग अलग वेट, हाइट वगैरह जो भी कुछ है आप बताना, वो अनग्रुप्ड हो गया। और सबका मिला जुला बताना दैट इज़ ग्रुप्ड डाटा।
इसके बाद पेज नंबर 264, सीरीज एंड इट्स टाइप। सीरीज होता है अ सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड सीरीज। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा को अगर आप सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट अरेंज्ड और कमिंग वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन इज कॉल्ड सीरीज। मतलब आपने कोई चीज़ अरेंज कर दी, वन आफ्टर अनदर कोई चीज़ आ रही है तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे वेब सीरीज होती है, एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे करके अगर आप सीरीज में देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, सीरीज में अरेंज है कोई, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो टाइप है हमारे इसके सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। देखिए सबको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसके आगे आप सीरीज लगा दीजिए। सिंपल सीरीज में है, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द डाटा इज कलेक्टेड एंड अरेंज एज देर इज़ नो फ्रैक्शन इन द सीरीज। अरेंज ऐसा मतलब जैसा आपको डाटा मिला वैसे आपने उसको अरेंज कर दिया, उसमें फ्रैक्शंस मतलब उसमें डेसिमल्स नहीं होंगे। फिर डिस्क्रीट में देखिए, व्हेन डाटा ऑफ द सीरीज कंटेन ओनली होल नंबर इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। होल नंबर होंगे मतलब फ्रैक्शंस नहीं है, दैट इज। देखिए सिंपल सीरीज़ में क्या है, आपको जैसा डाटा मिला आपने वैसा ही सीरीज़ में डाल दिया, मतलब वैसे ही उसको अरेंज कर दिया, अरेंज भी नहीं करा, वैसे ही आपने उसको लगा दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सीरीज़ कि आपने उसको सिंपली यूं ही उठा के रख दिया। डिस्क्रीट में क्या होगा, आप सिर्फ होल नंबर उठा के लेकर आएंगे, मतलब जो डेसिमल्स नहीं होगा उसको एक तरफ लगा देना, उसकी सीरीज़ बता देना, दैट इज़ डिस्क्रीट। कंटिन्यूस में क्या होगा कि आप होल नंबर भी लगा सकते हैं और डेसिमल्स वाले भी लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपको बहुत सारा डाटा मिला हुआ है, ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूट वाले आपसे ये बोल रहे हैं कि आप इस डाटा में से सिर्फ डिस्क्रीट डाटा जो है वो लेकर आइए। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रीट डाटा मतलब होल नंबर्स का जो डाटा होगा जिसमें डेसिमल्स नहीं होंगे उसको उठा के उसकी एक सीरीज़ बना देंगे। मान लीजिए 100 पेशेंट है तो आप 100 पेशेंट की एक सीरीज़ बना देंगे। 100 में से जो है आपका 50 का जो है आपका डिस्क्रीट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो आप उस डिस्क्रीट की सीरीज़ बना देंगे। और 50 की आपको कंटिन्यूस मतलब 50 की जो है आपको बाकी कंटिन्यूस में तो खैर दोनों चीज़ आती है, तो 100 के 100 जो पेशेंट है वो कंटिन्यूस में आ जाएंगे, और जो 50 होंगे वो मतलब जिसमें होल नंबर होगा वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में आ जाएगा। तो कंटिन्यूस में देखिए, व्हेन डाटा ऑफ सीरीज कंटेन बोथ होल नंबर एंड फ्रैक्शन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। इट टेक्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन द सर्टेन रेंज। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, पॉइंट्स में भी आ सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। फिर इसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मीनिंग टू कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड डिटरमाइनिंग द कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग। आपने कोई डाटा कलेक्ट करा, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इस डाटा से ये कंक्लूड करा है, या फिर इस डाटा का ये सिग्निफिकेंस है, या फिर इसको कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, इस डाटा को मतलब यूज़ कैसे करा जाएगा उस फाइंडिंग जो आपकी रिसर्च है उसको, दैट इज़ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इवेल्युएट एंड इंक्रीज डाटा क्वालिटी, एसेस पॉसिबल बायस, अगर आप कोई बायस दिख रहा है आपको तो उसको निकालना, एस्टिमेट मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एस्टिमेट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एक डाटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखना, और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जैसे कॉज एंड इफेक्ट जैसे दिखाते हैं तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है उनके बीच में, कार्य कारण के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, वो भी हमारा डाटा से निकल कर आएगा। फिर है स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस। इसको आप सिर्फ स्टेप याद रख लीजिए, इसकी कोई आप ट्रिक भी बना सकते हैं, तो आप ट्रिक भी बना लीजिएगा। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्लीनिंग, फिर डाटा रिडक्शन, फिर एक्सप्लोरिंग द डाटा, फिर डिस्क्राइबिंग द डाटा एंड फिर इंटरप्रेटिंग द डाटा। इसके बाद आता है एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा। सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डाटा, फिर असेसमेंट ऑफ नैरेटिव या क्वालिटेटिव डाटा। तो असेसमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आप कैसे करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वन कैन मेजर द डिग्री ऑफ चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। दिस एनालिसिस इज रिटन इन मैथमेटिकल टर्म, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान है, अगर आप किसी को चेंज को डिग्री ऑफ चेंज लिख सकते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ 3 से 2 हो गई है तो इसका मतलब एक जो है वो कम हुआ है, तो वही हमारा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, रीड एंड ऑर्गेनाइज द डाटा फ्रॉम ईच क्वेश्चन सेपरेटली, ग्रुप कमेंट बाय टॉपिक कैटेगरी, कोडिंग ऑफ कंटेंट इनटू कैटेगरीज। ये क्वालिटी के लिए होता है, इसलिए आप इसमें क्या ग्रुप में भी चलते हैं, टॉपिक भी चेंज हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन जो है आपके क्वालिटी मतलब पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकते हैं इसमें। कोडिंग ऑफ कंटेंट इनटू कैटेगरीज मतलब आप जो है अपने क्वालिटी जो है किसी भी वेरिएबल मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसकी कोडिंग भी इसमें कर सकते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें याद रखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल, स्टैट और SAS ये इन्होंने यूज़ करे हुए हैं, मतलब ये जो हमारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आते हैं। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। These are the numbers that describe the data. It depends on the type of variable being analyzed. Example categorical, ordinal और continuous। मतलब किसी भी डाटा को डिस्क्राइब करना सिर्फ
वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल मतलब होता है यूज टू एग्जामिन डाटा फॉर डिफरेंस एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप टू आंसर हाइपोथेसिस। इन्फ्रेंशियल मतलब आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हो उससे, मतलब उससे कुछ आपकी फाइंडिंग निकल रही है, दैट इज इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको कोई फाइंडिंग निकालनी ही नहीं है, सिर्फ आपको डिस्क्राइब करना है कि हमें ये डाटा मिला था, ये डाटा इस टाइप का है और हम इसको ऐसे ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। इन्फ्रेंशियल मतलब आपको जो डाटा मिला है उससे क्या इन्फ्रेंसेस निकले हैं, उसका क्या रिजल्ट निकला है, दैट इज इन्फ्रेंशियल। तो डिफरेंस एसोसिएशन या फिर किसी भी रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए या दिखाने के लिए आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। द बेसिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आर टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये आप याद रखिए। फिर है स्टैटिस्टिकल एरर एंड डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डाटा एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एरर क्या हो सकते हैं, अगर आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आप रॉन्ग टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइप 1 एरर हो सकता है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो टाइप 1 एरर भी हो सकता है, रॉन्ग टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट टी टेस्ट का रॉन्ग एप्लीकेशन मतलब गलती से आप गलत यूज़ करना, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट का गलत यूज़ करना। फिर इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन देखिए, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड, एनालाइज एंड प्रेजेंटेड। अब आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको एनालाइज भी कर लिया, उसको प्रेजेंट भी कर लिया, लेकिन उसका सेंस क्या निकला कि मतलब कोई रिसर्च का सेंस जब निकलता है, कोई रिजल्ट जब निकलता है, कोई कंक्लूजन जब निकलता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, जब आपका कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, तो वो होता है हमारा फाइनल स्टेज। एरर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब क्या डाटा को इंटरप्रेट करने में क्या क्या एरर आप जो है सामने आ सकते हैं। सीइंग इफेक्ट्स दैट आर नॉट रियल, जो इफेक्ट रियल ही ना हो उनका इफेक्ट देखना। फेलिंग टू फाइंड रियल इफेक्ट, अब जिसका रियल इफेक्ट है उसको आप ना देख पा रहे हो। आप लंग कैंसर और स्मोकिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लीजिए स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। जो अब क्या है, मान लीजिए लिखा है कि स्मोकिंग डज नॉट कॉज लंग कैंसर। अब क्या है, ये रियल नहीं है लेकिन आप इसका इफेक्ट देख रहे हो। फिर स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ये जो है रियल है लेकिन आप इसको आपका डाटा जो है इसको प्रूव करने में फेल हो गया। असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब आपको कोई स्टडी से कोई फाइंडिंग लेकर आ रहे हैं और जो पेशेंट उसमें मतलब पेशेंट कई बार उसमें एप्लीकेबल भी नहीं है, या फिर आपने कुछ बाहर से जो आपकी जो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं आपकी रिसर्च में वो वैलिड नहीं है। जिसमें पढ़िए देखिए, द फाइंडिंग फ्रॉम एनी गिवन स्टडी रिलेटेड टू द पेशेंट इंक्लूडेड इन द स्टडी हाउएवर दे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर ग्रुप ऑफ पेशेंट और अ गिवन इंडिविजुअल। मतलब आपकी बाहर की कोई स्टडी आपको गलत मिल गई, या फिर आपके जो पार्टिसिपेंट है वो एप्लीकेबल ही नहीं है आपकी रिसर्च के लिए, तो वो एक्सटर्नल जो कॉजेज हैं आपकी रिसर्च को पूरा ना होने देने में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। फिर है डाटा प्रेजेंटेशन। अब आप डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। Data presentation is a method by which information is summarized, organized and communicated using a variety of tools such as tables, chart and diagram. आपके पास डाटा आ गया, आपको पता है कि हाँ आपके पास ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको सिंपलर फॉर्म में दिखाएंगे ताकि सामने वाले को भी समझ में आ जाए। तो उसी के प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डाटा प्रेजेंटेशन। ये टेबल्स के जरिए हो सकता है, चार्ट हो सकता है, इसमें डायग्राम हो सकते हैं। तो वही अब हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन के, कि किस में क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मेथड्स दो टाइप के, टैबुलेशन और ड्राइंग। या तो आप टेबल बनाएंगे या फिर ड्रॉ करके बनाएंगे। तो टेबल में आता है क्वालिटेटिव में सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, दो टाइप की टेबल आती है। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्वांटिटी में आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाएंगे और क्वालिटी में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर ड्राइंग देखिए, ड्राइंग में भी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दो डाटा का बनेगा। तो ड्राइंग मतलब आप ड्रॉ कैसे करेंगे, तो क्वालिटेटिव में डायग्राम बनाएंगे, जैसे बार डायग्राम, पाई सेक्टर, पिक्टो या फिर मैप। और क्वांटिटेटिव में जब यहाँ पर क्वांटिटी है, न्यूमेरिक है, वहाँ पे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट या फिर ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर स्कैटर्ड डॉट डायग्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कौन सा क्वालिटेटिव के लिए या फिर कौन सा क्वांटिटेटिव के लिए है। तो सबसे पहले देखिए टेबल जो है हमारा बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज़ होती है। अब वो आगे जाके जो है वो बढ़ जाएगी, जैसे सिंपल कॉम्प्लेक्स में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेबल दे रखे, मास्टर टेबल, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले आती है मास्टर टेबल। द मास्टर टेबल इज अ ग्रैंड टेबल विच कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल इनिशियल रीडिंग और एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग विच आर सीरियली रिकॉर्डेड। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी से ही आप जो है सारी चीज़ समझ सकते हैं। मास्टर टेबल देखिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, हाइट, वेट, BMI, टोटल कोलेस्ट्रॉल बिफोर इंटरवेंशन और टोटल कोलेस्ट्रॉल आफ्टर इंटरवेंशन। मतलब आपने जो अपना पूरा रिसर्च है उसकी एक मास्टर टेबल बना दी, एक पूरा मास्टर चार्ट बना दिया उसका,
तो ये होती है हमारी मास्टर टेबल, जिसमें आपने सारी वेरिएबल्स मतलब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने इंक्लूड कर दी। इसके बाद आती है सिंपल टेबल। द टेबल इन विच कैरेक्टरिस्टिक अंडर ऑब्जर्वेशन आर फिक्स्ड इज कॉल्ड सिंपल टेबल। इट कंटेन्स वन और टू एट्रीब्यूट्स। इसमें सिर्फ एक या दो वेरिएबल्स ही होंगे, वन और टू एट्रीब्यूट्स ही होंगे इसमें। इसको बोलते हैं हम सिंपल टेबल। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ और लोकेशन। तो ए लोकेशन पे प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ 45%, मतलब इसने दो ही चीज़ ली है, एक तो लोकेशन लिया है और एक प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ लिया है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल टेबल। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स टेबल, मल्टीपल सेट ऑफ आइटम्स और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स। जब एक से मतलब दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जब आप लेंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल में डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लोकेशन, मेल, फीमेल, टोटल की डायबिटीज़ प्रेवलेंस रेट को जब आप और ब्रॉड करेंगे तो लोकेशन के साथ आपकी मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया और टोटल भी आ गया। तो ये हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल। जब हम जो हमारी सिंपल टेबल को और जब विस्तार से लिखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। द टेबल विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लासेज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं और जिसमें से 10 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 50% है, तो फ्रीक्वेंसी है जो मतलब 10 बच्चों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 पर है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लार्ज और अनग्रुप डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ स्मॉल मैनेजेबल मैनर। अब क्या करेंगे आप, मान लीजिए 10 लोगों के अगर 50 नंबर है तो आप उनके अलग अलग डाटा ना दे के आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मतलब इन 10 लोगों के 50 नंबर, 5 लोगों के 10 नंबर, 6 लोगों के 60 नंबर। तो ऐसे करके जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब सबका इंडिविजुअली ना लिख के अगर कोई आपको ग्रुप मिल रहा है या फिर ग्रुप में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी में लगा के लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज़ होती है, और कंटिन्यूस जो है वो है हमारी क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होती है। तो डिस्क्रीट में देखिए द टेबल विच कंटेन डिस्क्रीट डाटा दैट इज इन होल नंबर ओनली। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वही जो हमने पहले पढ़े थे। तो डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, जब अगर होल नंबर है तो हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, और अगर पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में है तो हो जाएगी हमारी पॉइंट में, फ्रैक्शन में या फिर होल है तो हो जाएगी हमारी कंटिन्यूस। तो इट इज़ यूज फॉर बोथ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखिएगा पेज नंबर 270 पे ही एक तरफ जो एज लिख रखी है वो लिख रखी है 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, और अनग्रुप में लिख रखी है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ग्रुप मतलब आपने 10 से 12 का ग्रुप बना दिया, जिसकी एज 10 से 12 के बीच में उसका एक ग्रुप, 13 से 15 के बीच में जिनकी एज है उसका ग्रुप, 16 से 18 के बीच में उसका एक ग्रुप। तो ये होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। और अनग्रुप मतलब 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, जिसका कोई ग्रुप नहीं है, तो वो होता है हमारा अनग्रुप डाटा। तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ डिसीज पर्सन जो लिखे हुए हैं वो आपके लिखे हुए हैं डिस्क्रीट में, तो ये हो जाता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर आप इस पर आ जाइए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। द टेबल विच कंटेन कंटिन्यूस डाटा दैट इज होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। इट कंटेन्स ग्रुप्ड डाटा। अब इसके पास सिर्फ ग्रुप डाटा होगा, जैसे 7 से 8 के बीच में जिसका हीमोग्लोबिन है, 8 से 9 तक जिसका हीमोग्लोबिन है, 9 से 10 का। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा पॉइंट में भी आ जाता है। तो जो हमारा पॉइंट्स मतलब हीमोग्लोबिन जो है हमारा क्या हुआ, हमारा कंटिन्यूस जो है डाटा है हीमोग्लोबिन, मतलब फ्रैक्शंस में भी होता है वो और होल नंबर भी होता है। तो अगर आप किसी कंटिन्यूस जो डाटा को अगर हम टेबल बना के दिखाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आ जाइए आप पेज नंबर 272। अब आती है हमारी ड्राइंग्स कि हम ड्रॉ करके कैसे आपको चीज़ें समझाएंगे या डाटा प्रेजेंट करेंगे। द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्राफ और लाइन डायग्राम इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब ग्राफ से या फिर डायग्राम से अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग के भी दो टाइप थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए अलग अलग। तो क्वालिटेटिव के लिए था बार, पाई, पिक्टोमैप, और क्वांटिटेटिव के लिए था हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर ओगिव, और स्कैटर या डॉट डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ये बताइए कि जो है मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, इम्यूनाइजेशन, ऐसे करके आपका कौन सा डाटा दिखा सकता है, या फिर कुछ बना के दे देंगे तो बता देंगे कि पूछ लेंगे 4 ऑप्शन में से कि ये आपका कौन सी वाली ड्राइंग है या फिर कौन से कैसे वाले डाटा को प्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए बार डायग्राम। बार डायग्राम जो आता है हमारा क्वालिटेटिव के लिए आता है।
इसमें जो है बार बनते हैं। आगे दिखाते हैं, इसमें एग्जांपल में देखते हैं। प्रेजेंटिंग डिस्क्रीट स्टैटिस्टिकल डाटा, इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है, जैसे मॉर्बिडिटी, मॉर्टिलिटी, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन एनी टू बार, ये याद रखना है, स्पेसिंग बिटवीन एनी टू बार शुड बी इक्वल और हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बार। इसमें जो एग्जांपल है, सिंपल बार वाला डायग्राम देखिए, इसको हम बार डायग्राम बोलते हैं। ये जो है बार्स बने हुए हैं, एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स और नीचे है ईयर, सेंसस के जो ईयर्स हैं। तो 1901 का बार है, 1911 का, 1921, 31 ऐसे करके बार दिए हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दो बार के बीच में जो गैप है, या तो ये एक बार के इक्वल होना चाहिए या फिर जो है हाफ बार के इक्वल होना चाहिए। अब बार चार्ट भी हमारे सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट जो है टाइप के होते हैं। तो सिंपल बार आपने देख ही लिया, यूज्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर वैल्यू इन ए सिंगल एट्रीब्यूट, मतलब दो वैल्यू को चेक करने के लिए, जैसे फीमेल्स के नंबर को चेक करने के लिए पर ईयर, मतलब पर 10 ईयर में चेक करने के लिए, तो वो जो है हमारा सिंपल बार डायग्राम है। फिर मल्टीपल क्या हो जाता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 बार्स टुगेदर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर एट्रीब्यूट। अब देखिए यहाँ पे नमक गूगल और नमक फांट, अब जो शेडेड वाला है वो नमक गुगुल है और जो ब्लैंक है वो है नमक फांट। तो आप देखिए इसमें दो बार एक साथ दिए हुए हैं, दो बारों को चिपका के दिया हुआ है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी हो रही है यहाँ पे दो चीज़ों की, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम, मतलब दो बार एक साथ दिए हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रोपोर्शन, कंपोनेंट, डिवाइडेड और बार चार्ट। आप इसी में देखिए एग्जांपल में नमक गुगुल, नमक फांट और प्लेसिबो एक बार के पोर्शन डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे नमक गुगुल जो है वो शेडेड पार्ट है, नमक फांट जो है वो क्रॉस्ड वाला पार्ट है और प्लेसिबो जो है वो खाली वाला पार्ट है। तो एक ही बार में अगर आप एक बार को ही अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, सिंगल बार को, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन या फिर कंपोनेंट। इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस डायग्राम द बार्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट, मतलब एक ही बार को दो या ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड कर देना। ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन आइटम एंड प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं पाई और सेक्टर डायग्राम। तो पाई क्या होता है, इन दिस डायग्राम द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कल एंड डिग्री ऑफ एंगल डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ सेक्टर। किसी भी डाटा को अगर आप गोल चक्रे में, जो पाई आपने डायग्राम देखे होंगे बहुत सारे, थीसिस बनाते वक्त भी हम पाई डायग्राम जो है यूज़ करते हैं। तो अगर पाई में अगर आप गोल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम। तो पाई को कैसे यूज़ करते हैं, जो एंगल से बनते हैं ये, ठीक है। आप डाटा का एंगल लेकर जो निकालना पड़ता है इसमें, जैसे साइज ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी इंटू 3.6। तो क्लास फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है ऑलरेडी, उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करके एंगल निकल जाता है, फिर एंगल को डिवाइड कर करके आप जो है पाई डायग्राम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर आता है पिक्टो और पिक्चर डायग्राम। अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे मेल बनाए हुए हैं और फीमेल बनाए हुए हैं, और एक मेल जो है वो 100 मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पिक्चर ऑफ फीमेल जो है 100 फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी अगर आप पिक्चर के द्वारा कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राम या फिर पिक्चर डायग्राम। मैप डायग्राम होते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए मैप डायग्राम यूज़ होता है। आपने ज्योग्राफी वगैरह में भी यूज़ करेंगे, क्लास 10th में भी आते थे, बोर्ड एग्जाम्स में भी मैप दिया जाता है बनाने के लिए, तो वो होता है हमारा मैप डायग्राम। फिर आता है क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये जो हमने अभी तक डायग्राम्स पढ़े क्वालिटेटिव के लिए थे, इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम। द एरिया ऑफ ईच ब्लॉक और रेक्टेंगल वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बार डायग्राम में क्या पढ़ा था, बीच में गैप था बार डायग्राम में। अब जहाँ पर गैप नहीं है और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट जहाँ पर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। दो बार, मतलब बार डायग्राम जैसा ही है लेकिन बीच में गैप नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे सुपरफिशियली कि बीच में अगर गैप नहीं है तो वो होता है हमारा हिस्टोग्राम। वेरिएबल कैरेक्टर्स, अब पेज नंबर 275 पे देखिए। वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप आर इंडिकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एब्सिस्का, एंड द फ्रीक्वेंसी इज मार्क्ड ऑन द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पे आपकी जो होगी फ्रीक्वेंसी मार्क होगी, ठीक है। तो अब आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो आपने हिस्टोग्राम बनाया उसके जो बार के सेंट्रल वाला पॉइंट जो है, ठीक है, सेंट्रल वाले पॉइंट को अगर आप मैच कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इट इज़ द एरिया डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड ओवर हिस्टोग्राम। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम ब्लॉक। अब जो आपके हिस्टोग्राम जो बना हुआ है उसका मिड पॉइंट अगर आप निकाल लेते हैं, उन जो अलग अलग बार का मिड पॉइंट, और फिर उन सबको ज्वाइन कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज एंड ग्रुप इंटरवल इज रिड्यूस्ड, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेंड टू लूज इट्स एंगुलेशन गिविंग प्लेस टू अ स्मूथ कर्व कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका जो हिस्टोग्राम इसी के ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हिस्टोग्राम और परसेंट लिखा हुआ है, ये 8 से 10, 10 से 12 और ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर ये 8 से 10 ना होके 8 से 9, 9 से 10, या फिर 8 से 8.5, 8.5 से 9, 9 से 9.5, ऐसे मतलब जो है इसका रिड्यूस हो जाता है इंटरवल, ठीक है। और आपकी ऑब्जर्वेशन होती है बहुत ज़्यादा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे इसको ऑब्जर्व करा है, तो आपका क्या जो है ये जो लाइन बन रही है कर्व ले लेती है, मतलब कर्व बन जाता है इसका, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जब आपके फ्रीक्वेंसी मतलब जब आपकी ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है और ग्रुप इंटरवल आपका रिड्यूस हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो कर्व रूप में बदल जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके बाद देखिए लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट। When the frequency polygon presents variation by line, it is called line graph. This graph is used to show the trend of event with the passage of time. Example, rising, falling, or showing fluctuations such as birth and death rate, infant mortality, maternal mortality, population trend और एक country. अब देखिए लाइन ग्राफ भी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे ही बनेगा। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे वेरिएशन दिखाते हैं, और राइजिंग या फॉलिंग वाला अगर हम वेरिएशन या फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, तो एक लाइन बनती है, या तो उठती हुई लाइन बनेगी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई, या फिर ऊपर से मतलब क्या नीचे से ऊपर की ओर उठती, मतलब असेंडिंग लाइन भी बन सकती है, या फिर डिसेंडिंग लाइन भी बन सकती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। मतलब आप किसी ट्रेंड को जब दिखाते हैं तो वो होता है हमारा लाइन ग्राफ। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम की मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आप किसी ट्रेंड को दिखाएंगे तो हमारा लाइन ग्राफ दिखाता है। इसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। Cumulative frequency is defined as the sum of all previous frequencies up to the current point. The cumulative frequency indicates the number of elements in data that lie below the current value. Cumulative frequency मतलब सारी frequencies को जोड़ के जब आप कोई चार्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए सम ऑफ ऑल प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को जोड़ जोड़ के अगर आपका कोई चार्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, ठीक है, फिर आप जो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आएगी आपकी दूसरी और पहली को जोड़ के, तीसरी जो आएगी हमारी पहली दूसरी और तीसरी को जोड़ के, चौथी जो आएगी पहली दूसरी तीसरी और चौथी को जोड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी फोर्थ वाली जो होगी, मतलब जो करंट पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, वो इन सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें देखिए ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज अ कर्व शोइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन, इसको ओगिव भी बोलते हैं, आप बस इतना याद रखिए। ओगिव जो हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसमें देखिए जो नीचे है वो ऊपर वाले से कम है। जैसे आपने इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 20 से लेके 140 तक, आप इसको सुपरफिशियली ऐसे समझ सकते हैं कि जो नीचे वाला है 20 वो 140 से कम है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड इसमें लिखा हुआ है ना द समिंग अप ऑफ ओगिव का जो फर्स्ट जो पार्ट टाइप है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के आगे लिखा हुआ है द समिंग अप ऑफ द फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब जो आपका 20 है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब 140 से कम है, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब ये हुआ ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर मार्क्ड अगेंस्ट द लोअर क्लास बाउंड्रीज टू ड्रॉ अ ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द ऑब्जर्वेशन दैट लाई अबव अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब आपका देखिए यहाँ पे जो आपका जो लाइन है वो उल्टी बनी हुई है, मतलब 110 से लेके नीचे 20 की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 110 है वो आपका 20 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इसको हम उल्टा है, मतलब ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी हो गया ये, और जो पहले वाला था वो हो जाएगा हमारा लेसर देन फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको मतलब अगर जो आपका चार्ट असेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है तो वो हो जाता है हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आपका वाई एक्सिस से गिरता हुआ एक्स एक्सिस की तरफ चार्ट बनता है तो वो हो जाता है हमारा ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद आता है स्कैटर या डॉट डायग्राम। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ, तो और डॉट मतलब डॉट लगा के अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है, तो स्कैटर और डॉट डायग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच शोज द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अब किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए अगर आप डॉट्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्कैटर या डॉट डायग्राम। इन द सेम पर्सन सच एज वेट एंड हाइट इन वुमेन एज 18 इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरिलेशन डायग्राम। इसको हम कोरिलेशन डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब उठता हुआ चार्ट बनेगा, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब गिरता हुआ चार्ट बनेगा, जैसे कफ और व्यायाम का कोरिलेशन, ठीक है। नो कोरिलेशन मतलब आपका
प्लस का साइन बनेगा, याद रखिए। एग्जाम के लिए याद रखने के लिए नो कोरिलेशन मतलब प्लस का साइन बनेगा। जैसे पल्स रेट और हाइट का कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे प्लस का साइन बनता है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटर या डॉट डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें जो डायग्राम्स हैं, मतलब जो टेबल्स जो बताई गई हैं डाटा प्रेजेंटेशन वाली, तो उसको याद रखना है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।